हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट वे। आज के इस डिस्कशन में मैं आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित वो सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो हमारे 2021 के यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये वाला वीडियो पीएससी किसी भी पीएससी और एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर कोई स्टेट पीएससी पीसीएस भी दे रहा है तो वो भी इसे देख सकता है। और इसके अलावा इसमें हम स्टैटिक्स के कुछ पोर्शन कवर करेंगे और जो भी एक साल में करंट में रहा है उसे कवर करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मैं यहाँ पे मौलिक अधिकारों का बेसिक नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे। अभी हम सीधे सीधे करंट अफेयर देख रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स देखेंगे। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आगे का देखेंगे। तो मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं। ये दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और इन्हें एक दूसरे के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मतलब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार वो होते हैं जो हमें पहले से मिल चुके हैं, जो किसी भी इंसान के जीवन जीने के लिए इम्पोर्टेंट हैं, एकदम मूल हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है। नीति निर्देशक वो हैं जो अभी दिए नहीं गए हैं लेकिन भविष्य में दिए जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं मूल अधिकारों का आईना है नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब ये हुआ भविष्य की जो भी योजनाएं हैं, जो भी हमारे देश में नागरिकों को हमारे संविधान द्वारा दिया जाना है, उसे नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी वेलफेयर में काम होते हैं या स्कीम होती हैं, उसके लिए बहुत सारी मनी की ज़रूरत होता है, धन का ज़रूरत होता है। तो सरकार के पास हमेशा उतना नहीं होता है। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने जब संविधान का निर्माण किया तो वो जानते थे कि हम हर चीज़ अभी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कुछ चीज़ें जो मूल थी, जिन्हें नहीं नकारा नहीं जा सकता, उन्हें वो तो दिया, जिन्हें मौलिक अधिकार कहा गया। लेकिन कुछ जो था, जैसे कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो समानता है कि हर व्यक्ति के पास पैसे हों, तो ये चीज़ उस समय संभव नहीं थी, अभी भी संभव नहीं है। तो जितनी हो पाती है राज्य करता है। तो इस वजह से उसे अभी नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। राज्य के ऊपर होता है कि वो कौन से नीति निर्देशक तत्व को अब मौलिक अधिकारों में शामिल करना चाहता है। वो मौलिक अधिकार तो नहीं कहलाते हैं, क्योंकि उस मौलिक अधिकार जो होते हैं उस पे अगर किसी व्यक्ति का या किसी पर्सन का के अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अपने कोर्ट में जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के केस में वो नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी ज़रूरी नहीं है कि राज्य उसे दे ही, क्योंकि ये ऐसी योजना है जिसे पूरा करना अभी हर सरकार के लिए, हर राज्य के लिए संभव नहीं है, इसलिए इसे नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। तो सिंपल से मतलब इसका ये है। इसमें जो लिखा हुआ है, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। व्यक्ति के जीने, वो क्या सोचता है, क्या वो किस धर्म को मानना चाहता है। वो यदि कई ऐसा होता है कि लड़का होता है लेकिन वो फील करता है कि वो लड़की है, तो अगर वो ऐसा चाहता है तो वो फिर भी वो समाज में ठीक से जी पाए, ये सबका उसे अधिकार है। ये हमारा मौलिक अधिकार कहता है। नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज की बात करता है, समाज कल्याण की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, ये देखते हैं। देखो, मौलिक अधिकार मौलिक हैं, समझ रहे हो ना। मौलिक अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता हो कम से कम इंसान को, और समानता हो। हाँ, कोई लड़का है, लड़की है, छूत अछूत जो भी पहले होता था वो नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान का धर्म, जाति, लिंग, समुदाय की वजह से शोषण नहीं होना चाहिए, ये बताता है। ये जरूरी है। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये समग्र विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें क्या है, समाजवाद, उदारवाद और गांधीवाद। अब समाजवाद शब्द थोड़ा सा
उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 26 से 51 तक आते हैं। आर्टिकल 26 से आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। ये हमारे भाग संविधान के भाग 4 में आता है। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आते हैं। अब इसमें जो समाजवाद है, इसमें 3 वर्ग हैं, इसमें भी 3 वर्ग हैं। ये जो नीति निर्देशक तत्व है, यहाँ से यहाँ तक इसमें भी 3 वर्गों में बांटा गया है। तो उसे भी समझ लेते हैं। समाजवाद है, उदारवाद है और गांधीवाद है। गांधीवाद समाजवाद और उदारवाद का मिला जुला रूप ही है। तो समाजवाद जो है वो क्या कहता है कि आर्थिक और सामाजिक आर्थिक और सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये आर्थिक देना टफ है, अभी नहीं दिया जाता। सबको समान पैसे कैसे राज्य वितरित कर सकता है, ये नहीं हो सकता। तो अभी तो फिलहाल नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सकता है उतना राज्य करेगा, स्टेट उतना करेगा। तो ये बात है। देखो समाजवाद क्या कहता है। समाजवाद कहता है, देखो मैं लिख देता हूँ, समाजवाद। ओके, समाजवाद कहता है, इसके 3 है, समाजवाद, गांधीवाद और एक क्या था, समाजवाद, गांधीवाद और उदारवाद। ठीक है, उदारवाद। तो समाजवाद क्या कहता है कि जो भी है आर्थिक, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय मिलना चाहिए लोगों को, या देश में किसी भी पर्सन को। और जो लोगों के बीच असमानता है, किसमें, आय में, प्रतिष्ठा में, सुविधाओं में, जैसे किसी की प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है, किसी की बिल्कुल नहीं है, वो गटर में रह रहा है, तो इस तरह से इसे समाप्त करना है अभी। तो ये कहता है क्या, ये आर्टिकल नंबर 38 कहते हैं। हम सारे आर्टिकल नहीं पढ़ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं। तो समाजवाद का एक ये आर्टिकल है जो कहता है कि आर्थिक और सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, और जो असमानता है आय और प्रतिष्ठा और सम्मान में, वो भी सबकी एक जैसी होनी चाहिए। क्योंकि कानून की नज़र में और संविधान की नज़र में सारे जो भी ह्यूमन है वो सेम है ना। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो सब समान है, तो ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज़ आर्टिकल 38 में है। हाँ, आर्टिकल 29 क्या कहता है कि सभी को समान अवसर तो ठीक है, समान वेतन मिले, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, अगर समान काम कर रही है तो समान वेतन मिले। ये तो ज़्यादातर राज्य लागू भी करते हैं, ये आर्टिकल 29 में है। मतलब अगर ना भी करें तो इसके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखिएगा कि इसके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़्यादातर राज्य वेलफेयर में ये करते हैं कि अगर आदमी है या औरत है, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा धन का संकेंद्रण, मतलब धन का जो केंद्रीकृत होता है, एक ही इंसान के पास बहुत सारा धन है, इसको रोका जाए, ये आर्टिकल 29 कहता है। आप सबको पता है कि ये सब संभव नहीं है एक इस तरह से। तो ये सब कहता है। इसके अलावा बालकों को जो है स्वास्थ्य के अवसर, बालकों को जो है पूरा निःशुल्क स्वास्थ्य के अवसर दिए जाने चाहिए। मतलब उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर निःशुल्क उनको उनके स्वास्थ्य के लिए जितना भी पैसा खर्च होता है वो दें। और जो भी 14 साल से कम एज के बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य, अगर वो स्वस्थ नहीं हैं, अस्वस्थ हैं, मतलब स्वास्थ्य एक ही जैसा नहीं होता है। स्वास्थ्य मतलब कई बार बच्चे मोटे दिख रहे हैं, हेल्दी दिख रहे हैं, लेकिन पता लगा उनके शरीर में सिर्फ फैट जमा है, तो सही से उन्हें खाना ना मिल के फैटी खाना ही खा रहे हैं। जैसे वो दिन भर में बार बार बड़ा पाव खा रहे हैं या ऐसा कुछ खा रहे हैं, तो उससे उन्हें एनर्जी तो ज़रूर मिल रही है कुछ टाइम के लिए, और वो फैट भी उनको मिल रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें, प्रोटीन, विटामिन वगैरह ज़रूरी हैं, वो नहीं मिल रही है। तो उसकी वजह से वो मोटे हो जा रहे हैं, वो स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। तो ऐसे बच्चों का भी ध्यान रखा जाए। ये सब चीज़ें
नीति निर्देशक तत्वों में है, ठीक है। और ये समाजवाद कहता है। और समाजवाद का एक सबसे बड़ा खासियत क्या है कि सबके पास धन समान रूप से वितरित हो। साम्यवादी जो देश हैं, जो कम्युनिस्ट देश हैं, इसी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, ठीक है, जैसे रसिया और चाइना हो गए। हालांकि प्रैक्टिकली संभव नहीं होता कहीं, लेकिन इनका संविधान या ये जो इनकी आइडियोलॉजी है वो यही है कि हर एक इंसान या हर एक इंडिविजुअल के पास समान रूप से धन का वितरण होना चाहिए। अब आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A या आर्टिकल 39 का भी कह सकते हो, ये कहता है कि जो गरीब हैं उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। इसका मतलब उन्हें वकील फ्री में दिया जाना चाहिए। क्योंकि क्या है, कई बार जैसे कई साल तक केस चलते हैं, कोई गरीब इंसान है वो इतने दिनों तक केस नहीं लड़ सकता, तो इस वजह से उसे फ्री में न्यायिक सहायता दी जानी चाहिए। तो ये कई राज्य करते भी हैं और हमारी केंद्र सरकार भी ये काम करती है, तो ये वाला होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 29A में है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके खिलाफ भी सरकार के ऊपर केस नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार वेलफेयर में करती है, जिसके पास पैसे नहीं हैं उसे वकील मुहैया कराया जाता है, बिना वकील के वो नहीं आ सकता कोर्ट में। लेकिन ये है कि इस पे कोई केस नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा लास्ट इसका समाजवाद का आर्टिकल होगा। इसके अलावा भी कई हैं, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ। तो पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, ठीक है। पोषण स्तर मतलब वही मैंने पहले बताया था जो आर्टिकल 39 में था, कि जैसे कोई गरीब है, उसको पर्याप्त संसाधन नहीं है, उसके पास पर्याप्त उसके पास खाने का ऐसा पर्याप्त साधन नहीं है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ रह सके। जैसे वो एक ही तरह की चीज़ें खा रहा है तो वो स्वस्थ नहीं हो सकता, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, या तो मोटा होगा या तो पतला होगा या तो कोई ना कोई बीमारी होगी। क्योंकि बीमारियों से लड़ने के लिए हमें फैट नहीं चाहिए होता है या शुगर नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है विटामिन्स, प्रोटीन्स, तो वो उसे नहीं मिलेगी। तो आर्टिकल 47 कहता है कि पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। इसका उद्देश्य ये है कि सभी व्यक्तियों को सही पोषण मिले, सही उसका जीवन स्तर हो, सही से वो अपना स्वास्थ्य को सुधार सके। तो ये है आर्टिकल 47। तो गांधीवाद को देखते हैं, उसके बाद उदारवाद को देखते हैं, ठीक है। तो गांधीवाद क्या कहता है? गांधीवाद, देखो गांधी जी का सबसे पहला जो सपना था ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ग्राम पंचायत जो है आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का की स्थापना होनी चाहिए। ये तो कर दिया गया है, ग्राम पंचायत हर देश में हर जगह है, तो ग्राम पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए। आर्टिकल 43 कहता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता रहा हूँ मैं। आर्टिकल 43 कहता है कि कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए। कुटीर उद्योग मतलब गांव कुल मिला के आत्मनिर्भर हो, क्योंकि आज़ादी के पहले कोई या मतलब कई हजारों सालों से हमारे देश में ज़्यादातर गांव, सारे गांव आत्मनिर्भर थे। इन्हीं चीज़ों से ये अपना गुजर बसर कर लेते थे। खासकर पंचायत, उनकी अदालती पंचायत होती थी और ये कुटीर उद्योग वगैरह से अपना भरण पोषण कर लेते थे। तो इसलिए वो चाहते थे कि कुटीर उद्योग वगैरह को बढ़ावा दिया जाए। तो एक तो इनका आर्टिकल 43 ये कहता था। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आर्टिकल, ये गांधी जी कह के गए थे। आर्टिकल 47 था, नहीं 46 था। आर्टिकल 46 कहता है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी हैं, उन्हें उनके वेलफेयर में काम किया जाए, ठीक है। तो ये इनका था। और आर्टिकल 47 ये वाला बोला था। आर्टिकल 47 कहता है कि जो भी मादक पदार्थ हैं, जिस पे रोक कोई सरकार लगभग लगाती नहीं है, जो भी मादक पदार्थ हैं उन्हें रोका जाए। नशीले पदार्थों का सेवन, नशीले पदार्थों का राज्य समर्थन ना करे, ये सब इसमें कहा गया था। आर्टिकल 48, इसके तो सारे ही हो जाएंगे गांधीवाद के, क्योंकि गांधी जी
के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो गांधी जी का जो था एक और कि जो भी दुधारू पशु हैं या जिससे हमें पोषण मिलता है, उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि कोई मीट खा रहा है या मांस खा रहा है, उससे मतलब नहीं था। उनका कहने का मतलब ये था कि जो भी हमें फ़ायदे के लिए जो भी पशु हैं उनकी बलि पे रोक लगाई जाए। तो जो भी दुधारू पशु हैं उनकी नस्लों को सुधारा जाए और उनकी बलि पे रोक लगाई जाती है। आर्टिकल 48 कहता है। तो इसे थोड़ा सा पढ़ लेना। ये आपके लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा, तो उसे अच्छे से पढ़ लेना। ये मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा गांधीवाद को समझा रहा हूँ कि क्या है, ठीक है। उदारवाद, उदारवाद थोड़ा सा बात जो करता है वो नेक्स्ट लेवल की बात करता है, कह सकते हैं। क्योंकि इनका देखो पहला ही क्या है, जैसे भारत में क्या, हाँ ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा अभी शायद हम ना सोचते हो, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा क्यों जरूरी है? एक इंसान जो आर्टिकल कितने में कहा गया पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण 48 ए में कहा गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक इंसान के जीवन के साथ साथ उससे अच्छी हवा, अच्छा खान पान भी जरूरी है। तो उदारवाद के जो सिद्धांत है उसमें पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उदारवाद और इन सब से, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर अभी उसमें हम नहीं जाएंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें विद्यमान है, जो भी समाजवाद, उदारवाद और गांधीवाद है। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। मौलिक अधिकारों को संविधान का संरक्षण प्राप्त है और न्याय योग्य है। देखो मौलिक अधिकार जो है, अगर उसका हनन होता है किसी इंडिविजुअल का, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, या अपने किसी भी छोटी अदालत में भी जा सकता है। और अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सीधे मौलिक अधिकार के केस में आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कोई भी इंडिविजुअल राज्य के खिलाफ, इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं, राज्य के खिलाफ वो सीधे सीधे आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट। तो एक ही है। ओके, आर्टिकल 32 का जिक्र आगे आएगा तो मैं अच्छे से और समझाऊंगा, ठीक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्ति विकास के लिए अनिवार्य रूप से संसाधन उपलब्ध करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व संसाधनों पर निर्भर है। इसका मतलब ये है, देखिए इस लाइन को देखो, मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य रूप से संसाधन उपलब्ध कराता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व संसाधनों पर निर्भर है। जो मौलिक अधिकार है वो दिया जा चुका है, राज्य के पास संसाधन है या नहीं है उसे वो डिनाई नहीं कर सकता, उसे हर एक इंडिविजुअल को उपलब्ध कराना ही होगा, ठीक है, मौलिक अधिकार के केस में। जबकि नीति निर्देशक तत्व है, कहने का मतलब है, मान लो आप कहीं मेला जाते हो, आपको पसंद आती है बाइक, ठीक है, मान लो बाइक पसंद आती है, लेकिन आपके पिताजी के पास पैसे हैं नहीं, तो वो आपको कोई छोटी बाइक दिला देते हैं, उसके बजाय कोई छोटी बाइक दिला देते हैं जो सस्ते में थी, क्योंकि उससे उनका बजट बिगड़ जाता। तो ये मौलिक अधिकार हो गए, सस्ता वाला। अब बड़ी चीज़ें जो हैं वो तब आएंगी जब पैसे होंगे, ठीक है, तो वो तब मिलेगी। तो पापा बोल देते हैं यहाँ बाद में दिला देंगे। तो इस तरह से नीति निर्देशक तत्व है, जब पैसे होंगे या जब संसाधन होंगे तब इंडिविजुअल या समाज को दिया जाएगा, जबकि मौलिक अधिकार तो देना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से अधिक मजबूत कैसे हैं? क्योंकि देखो ये जो मौलिक अधिकार हैं अभी भी बहुत कम है, ठीक है। सारे मौलिक अधिकार जो मतलब देश बनते समय संविधान निर्माता चाहते थे, उतना संभव नहीं था, उतने दिए भी नहीं गए हैं। तो कहने का मतलब है, चलो देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों पर युक्त निर्बंधन लोक व्यवस्था, देश की एकता और अखंडता और सदाचार आदि के आधार पर किया जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का आधार भी नीति निर्देशक तत्व है, जैसे संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना। 86वां संविधान संशोधन का आधार भी नीति निर्देशक तत्व है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले था 31 में क्या, संपत्ति का अधिकार, इसे कर दिया गया 300 ए,
ठीक है। आर्टिकल 300, ये आर्टिकल मैंने नहीं लिखा, आर्टिकल ठीक है, आर्टिकल 300A में कर दिया गया। और इसे इसलिए किया गया क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो नीति निर्देशक तत्व है उसका एक जो समाजवाद वाला पार्ट है उसमें कहा गया है कि सबके पास समान अधिकार हों, आर्थिक और सामाजिक रूप से वो समान हो। तो अगर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, मतलब किसी का पहले ज़मीन का अधिकार, किसी के पास संपत्ति जो है, ज़मीन या संपत्ति का जो अधिकार है वो कितना भी हो, मौलिक अधिकार था। अगर उसे ना हटाते हुए मौलिक अधिकार ही रहने दिया जाएगा तो कैसे उसे किसी इंडिविजुअल को जो गरीब है उसे दिया जा सकता है, क्योंकि ये तो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार तो किसी का छीना नहीं जा सकता। इसलिए नीति निर्देशक तत्व का हवाला देते हुए सरकार ने 86वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 31 को रद्द किया और आर्टिकल 300A में संपत्ति के अधिकार को डाल दिया। किसके तहत? संवैधानिक अधिकार के तहत, ठीक है ना। अब ये कानूनी अधिकार तो है लेकिन मौलिक नहीं, मतलब कुछ पैसे दे करके जो सरकार है, जो स्टेट है, किसी की संपत्ति ले सकती है, ठीक है। और उसके खिलाफ वो अगर सही तरीके से किया गया है तो कानूनी कार्यवाही भी नहीं कर सकता। सही तरीके से किया गया है तो उसे कुछ पैसे वगैरह देने होंगे। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे नीति निर्देशक तत्व का महत्व स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपल है ये। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय लिखा हुआ है तो इस वजह से कहा जा रहा है। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व पूरक अवधारणा, ठीक है। मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देता है। दोनों के पूरक होने से समग्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। सामाजिक, देखो, मौलिक अधिकार और ये क्या बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। नीति निर्देशक तत्व कुल मिलाकर के आगे मिलने वाले मौलिक अधिकारी हैं, यही कहा जा रहा है यहाँ पे। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हितों पर बल देते हैं, अतः दोनों पूरक होकर व्यक्ति और समाज में संतुलन स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत हित पे बल दिया जाएगा। मौलिक अधिकार बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है, जबकि नीति निर्देशक तत्व बताता है कि क्या दिया जाना भी बाकी है। तो इस तरह से क्या लिखा हुआ है, नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों का मार्गदर्शक है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये कुछ मामले आए थे जिसमें बताया गया था कि मतलब कैसे साबित हुआ कि ये अब खुद से तो हम कुछ कर नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो जब कोर्ट ने कहा है या किसी ने बताया तो कुछ केस है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं और संविधान के भाग 3 के उपबंध को इस सिद्धांत के साथ ही समझा जाना चाहिए। जो क्या संविधान का भाग 3 है, मतलब मौलिक अधिकार है, उसे और नीति निर्देशक तत्वों को साथ में रखकर ही इसको परिभाषित किया जाना चाहिए। ये सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में कोर्ट ने कहा था। मिनर्वा मिल वाला केस 1980 में हुआ था साहब, ठीक है। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, ठीक है, मामले में भाग 3 और भाग 4 को एक दूसरे का पूरक बताया गया। उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में स्पष्ट किया गया कि भाग 3 और भाग 4 एक दूसरे के सहायक हैं। ये कुछ जैसे मामले हैं जिसमें बताया गया था, आपको याद रखना है इनको। इनमें आप इसे जैसे मेंस में आंसर लिखेंगे तो इसको कोट कर सकते हैं। तो इनमें बताया गया कि ये क्या बोलते हैं, भाग 3 और भाग 4 के बारे में ये कैसे पूरक हैं वगैरह इसमें बताया गया। आपको सीधे सीधे बस 2 लाइन में ध्यान रखना है। चंपकम, एक सेकेंड, कुछ और मामले हैं। न्यायपालिका में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। न्यायपालिका में मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व को ले जाया गया और पूछा गया कि किसको पहले मान्यता दी जाए, मौलिक अधिकार को कि नीति निर्देशक तत्व को। न्यायालय ने मौलिक अधिकार को ही चुना क्योंकि वो प्राथमिक है। तो चलो देख लेते हैं क्या हुआ था। चंपकम 2 राय
राजन, ठीक है ना, बनाम मद्रास राज्यवाद। वाद का मतलब होता है प्रार्थी, ठीक है। मद्रास राज्य ने वो किया होगा कि कुछ ऐसा हुआ रहा होगा, प्रॉब्लम हुई रही होगी, तो इनके खिलाफ केस किया गया होगा, इसलिए मद्रास राज्यवाद लिखा हुआ है। तो वाद का मतलब ध्यान रखना प्रार्थी होता है। तो 1951 में सर्वप्रथम यह विवाद सामने आया कि मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व, अभी अभी हमारा संविधान बना है तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व में किसे सर्वोच्चता दी जाए। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार प्राथमिक है और नीति निर्देशक तत्व सहायक रूप से, अतः मौलिक अधिकार सर्वोच्च है, ठीक है। इस निर्णय को प्रभावित करने हेतु प्रथम संविधान संशोधन 1951, अच्छा, इसे प्रभावित करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन आया जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु विशेष उपबंध किया जा सकता है। साथ ही द्वितीय संविधान संशोधन 1955 द्वारा कहा गया कि अगर राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो और एक निश्चित मुआवजा देता है। देखो ये 86वें संविधान में तो एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया गया, लेकिन यहाँ भी बताया गया था कि अगर इस कुछ मुआवजा देता है तो न्यायालय में से चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अभी आर्टिकल 31 हटा नहीं है, इसलिए आगे चल के क्या बोलते हैं उनको, वो भारतीय केस आएगा 1973 में, ठीक है। तो वो केस आएगा आगे चल के, ठीक है। तो वो चुनौती देंगे, फिर वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें की गई न्यायपालिका के द्वारा। गोरखनाथ, अभी आगे देखो यहाँ केशवानंद भारती आएंगे आगे 1973 में। गोरखनाथ बनाम पंजाब बाद, इसमें भी जमीन का मैटर था। बाद यहाँ पे फिर से प्रार्थी होगा, ध्यान रखना। पंजाब राज्य जो है, देखो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट राज्य भी जा सकता है किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, ठीक है, अगर ये संपत्ति का मामला है तो इस तरह से। तो पंजाब राज्य बाद 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों में संशोधन की मनाही कर दी और निर्देशक तत्वों की स्थित मौलिक अधिकारों के अधीनस्थ के रूप में हो गई, ठीक है। उपरोक्त निर्णय को प्रभावी बनाने हेतु 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया। कहा गया कि संसद मौलिक अधिकार संबंधित सभी भागों में संशोधन कर सकती है। गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों के संशोधन के लिए मनाही कर दी। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उन्होंने देखा कि ऐसे तो हम बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका कुछ ऐसा था। तो उन्होंने क्या किया कि 24वां संविधान संशोधन किया और आर्टिकल 13 में कह दिया कि क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकारों में के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई बेंच बैठती है, देखो बेंच जो होती है जिसमें 5 या 5 से अधिक जज होते हैं तो उसको बेंच कहते हैं, जिसमें मतलब जब कुछ जज मिल करके कुछ फैसला देते हैं, तो अगर कोई बेंच बैठती है, बेंच तो खैर कितने भी जजों की संख्या को कहा जा सकता है, लेकिन मतलब अगर संविधान या मूल अधिकार का मामला है, मौलिक अधिकारों का मामला है, तो 5 या 5 से अधिक जजों का होना अनिवार्य है, ठीक है। तो उससे भी संविधान का एक भाग मान लिया जाता है। तो आगे फैसला आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये गोरखनाथ वाला, नहीं सॉरी केशवानंद भारती वाला। तो उपरोक्त निर्णय को प्रभावी बनाने हेतु 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया और कहा गया कि संसद मौलिक अधिकार संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, ठीक है। उसके बाद 24वां के बाद 25वां लाया। 25वां ला करके क्या कहा गया देखते हैं। 25वां संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 जोड़कर कहा गया कि 29B और 39B और 39C में समाजवाद तत्व विद्यमान है, जिन्हें लागू करने पर अगर अनुच्छेद 10, 19 और 31 जैसे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होता है तो मान्य नहीं होगा, ठीक है। 10, 19 और 31 मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो वो मान्य नहीं होगा। मतलब अगर सरकार चाहती है
कि आर्टिकल 29B और 39B और 39C लागू करना है जो समाजवाद के लिए ज़रूरी है। तो अगर आर्टिकल 10 का उल्लंघन हो रहा है, 19 का उल्लंघन हो रहा है या 31 का उल्लंघन हो रहा है, तो वो मान्य नहीं होंगे। इसका मतलब ये है। केशवानंद भारती मामला ये सबसे इम्पोर्टेंट मामलों में से एक है। ये इसमें क्या कहा गया, ये केरल के एक ज़मीन, इनके पास काफ़ी सारी ज़मीन थी, ये जान लीजिए और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है केशवानंद भारती के पास, और उसको सरकार लेना चाहती थी, तो उस पे उन्होंने केस किया था। तो देखो क्या कहा था, 1973 में 24 और 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। ठीक है, संविधान 24 और 25 में तो कह दिया गया था कि अगर उल्लंघन होता भी है, किसी की ज़मीन ली भी जाती है, तो अनुच्छेद 29B और 39B और 39C के तहत वो मान्य होगा। ठीक है, उसको उसके लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि 39 ये वाला बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, 39 और 39C अगर लागू करना है तो इसका हनन करना, अगर इसका हनन होता भी है, ये अभी तक मौलिक अधिकार में है। ठीक है, आर्टिकल ये संपत्ति का अधिकार, तो इसी के तहत इन्होंने केशवानंद भारती जी ने केस कर दिया कि नहीं, ये हमसे ज़बरदस्ती छीना जा रहा है, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चलो देखते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973। ठीक है, ये याद रखना ये टाइम, क्योंकि ये आज तक की सबसे बड़ी बेंच थी, इसमें 13 जजेस की बेंच बनी थी। ओके, इस केशवानंद भारती में 13 जजेस की बेंच बनी थी। तो अगर ये वाला चेंज करना है जो इन्होंने कहा था, तो इसमें कम से कम 14 जजों की बेंच चाहिए। इसके बिना, इस 14 जजों के बिना ये वाला फैसला बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अगर कोई बेंच कोई फैसला देती है, मान लो कोई बेंच है जो 5 जजेस की है, तो अगर उस जजमेंट को बदलना है तो कम से कम 6 जजों की बेंच होनी चाहिए। ओके, संवैधानिक, हाँ ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में 24 और 25वें संशोधन को चुनौती दी गई और कहा गया कि कोर्ट ने उन्हें संवैधानिक घोषित किया और कहा कि मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ, वो 31 को तो खैर बाद में बदल दिया गया था, लेकिन मूल ढांचा जो है, मूल ढांचे का मतलब है जिसमें किसी की डिग्निटी, मूल ढांचा डिग्निटी की बात नहीं है। मूल ढांचे का मतलब ये है, हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस प्रकार से हमारे संविधान को बनाया था कि संविधान किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो, संवैधानिक या किसी भी प्रकार से शोषण ना हो, इसके खिलाफ अगर कोई आर्टिकल जाता है, ठीक है, या ऐसा कोई कानून राज्य बनाता है जो इसके खिलाफ है, वो इस केस में, खासकर मूल अधिकार के केस में, वो क्या बोलते हैं, मूल ढांचे का उल्लंघन माना जाएगा। और ये कौन तय करेगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तय करेगा। ठीक है, मेनली सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या है मूल ढांचा। वो देखेंगे कि क्या अभी मौलिक अधिकारों के कोई ऐसा अधिकार जिससे किसी की डिग्निटी या किसी को हानि हो रही होगी, तो वो उसे मूल ढांचे का उल्लंघन मानेंगे। ये था मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, वो कोर्ट ही तय करती है कि मूल ढांचा है कि नहीं है। सिंपल है, अगर किसी की अधिकारों का हनन हो रहा है जो उसके लिए ज़रूरी है, तो ज़रूरी है ना, संपत्ति की बात नहीं है, ज़रूरी। जैसे किसी को जैसे आर्टिकल 29 है, ठीक है, आर्टिकल 29 है, इमरजेंसी नहीं है, और आर्टिकल 29 को सरकार चाहती है कि आर्टिकल 29 को हटा रही है, या उसका उल्लंघन कर रही है, या किसी को बोलने या कहीं जाने आने से रोक रही है जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो एक तरह से उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे ही आर्टिकल 21 है, जैसे जीवन की स्वतंत्रता, किसी को ज़बरदस्ती का पकड़ के डाल दिया, तो ये भी
आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा, तो ये मूल ढांचे का भी उल्लंघन माना जाएगा, या इसमें भी बदलाव नहीं किया जाता ताकि आप किसी को पकड़ के सीधे सीधे फालतू में जेल में डाल दोगे, ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करने के लिए कोई कानून लाते हैं तो वो भी उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि कई ऐसे कानून हैं, अपवाद हर चीज का है। आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है। 41 तक, दरअसल 4-5 साल के टाइम में बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे, तो इन्हें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 द्वारा विस्तार दिया गया और कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह मान्य नहीं होगा, ठीक है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1880 में 1980 में 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, ठीक है ना। न्यायालय ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा बहुत इसे हटाना पड़ा तो हटाया भी जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन मूल क्या बोलते हैं ये मूल ढांचे को क्रॉस ना करते हुए, ठीक है। तो ये था हमारा नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध। अगला टॉपिक है मौलिक अधिकार और रिट, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है और रिट क्या है समझते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार तो आप जानते हैं, ठीक है। बेसिक मैंने मौलिक अधिकार का नहीं बताया क्योंकि हर जगह आपको मिल जाएगा और मैं भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये सिर्फ करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारा है अभी तो करना है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ फैसला दिया है। क्या दिया है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सार्वजनिक पदों पर पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। ये 2020 की बात है कि सार्वजनिक पदों में पदोन्नति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब है अगर राज्य चाहे तो सार्वजनिक अधिकारों सार्वजनिक पदों पे आरक्षण दे सकती है और चाहे तो नहीं भी दे सकती, ठीक है। और कितना देना है वो राज्य सरकार तय कर सकती है। उसे 50% का वो दिया है सरकार ने, लेकिन अगर जैसे किसी ओबीसी को दिया जा रहा है 27%, लेकिन ज़रूरत नहीं है, वो पर्याप्त मात्रा में है उस राज्य में, ठीक है, उस सरकार में पर्याप्त मात्रा में अगर ओबीसी की पात्रता है वहाँ पे प्रेजेंट है तो जरूरी नहीं है कि राज्य उसे आरक्षण दे, ठीक है। पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए परमादेश रिट जारी करने का बाध्य नहीं है। रिट जारी करने का बेसिकली मतलब होता है बुलाना, ठीक है। इसमें 4-5 हैं, अभी हम देखते हैं। तो परमादेश वाला जो है रिट वो जरूरी नहीं है कि कोर्ट उसका यूज करे किसके राज्य के खिलाफ पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए, ठीक है। अब देखो न्यायालय क्या कहता है कि जो आर्टिकल 16(4) है और 16(4)A है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी आर्टिकल है। इसमें क्या कहा गया है कि सबको पद वो क्या होते हैं आरक्षण के बारे में बताया गया है। हम सारे आर्टिकल इनमें पढ़ लेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारे आर्टिकल आते जाएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि आर्टिकल तो अलग से बताया ही नहीं। सारे आर्टिकल आएंगे मौलिक अधिकारों से संबंधित, और आप अगर उदाहरण के साथ समझोगे तो आसान भी रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के क्या निर्देश है कि न्यायालय ने कहा है कि यद्यपि अनुच्छेद 16(4) और 16(4)A राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने का अधिकार देता है, लेकिन ऐसा करना राज्य सरकार की विवेकशीलता पर निर्भर है। इसका मतलब है कि अगर ज़रूरत है तो वो क्या पदोन्नति में आरक्षण देंगे 16(4) और 16(4)A के तहत, और अगर नहीं है ज़रूरत, अगर पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे SC/ST कैंडिडेट हैं पहले से, तो बाध्य नहीं किया जाता सरकार को, और मौलिक अधिकार SC/ST या किसी भी वर्ग का नहीं है कि वो आरक्षण उन्हें मिले, ठीक है। हालांकि अगर वे राज्य अपने विवेक का प्रयोग करना चाहते हैं तो एक और चीज़ है इसमें, ठीक है, एक केस बनेगा। देखो राज्य सार्वजनिक सेवाओं में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता दिखाते हुए
मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा। अपर्याप्त हैं या नहीं है ये दिखाना पड़ेगा। अगर अपर्याप्त हैं तभी दे सकते हैं, क्या बोलते हैं, पदोन्नति में। क्योंकि देखो पहले ही मिला होता है आरक्षण, ठीक है, पदोन्नति में भी तब मिलेगा अगर वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि ये जो आरक्षण है वो इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप अगर 27% हो तो आपको 27% तो ठीक है, 52% जैसे ओबीसी हैं हमारे देश में, लगभग 52%, तो पूरे 52% को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इतना दिया जाएगा कि पर्याप्त मात्रा में ऊपर तक पहुंच जाए, अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाए, उसके अलावा वो जर्नल से आ सकते हैं। तो ये चीज़ बताना अनिवार्य होगा। इस पीपीटी को आप पढ़ लेना, अच्छे से बताया गया है। इस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में पदस्थ में अपर्याप्त प्रतिनिधियों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण आरक्षण प्रदान करने के लिए एक पूर्ण आवश्यक है। यदि राज्य सरकार ने आरक्षण प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया है तो उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उन्हें आंकड़ा दिखाना पड़ेगा, और अगर वो कहते हैं कि नहीं ज़रूरत है, राज्य सरकार कहती है कि नहीं ज़रूरत है आरक्षण की, तो उन्हें ये सब सूची बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने स्वविवेक से ही आरक्षण दें या ना दें इसका फैसला कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। परमादेश क्या होता है, ठीक है, रिट, ओके। रिट में परमादेश वाला जो है उससे देखते हैं वो होता क्या है। परमादेश अंग्रेजी कॉमन लॉ में एक प्रमुख लेख है जिसका अर्थ है साधारण कानूनी उपाय अपर्याप्त होने पर संप्रभु इकाई द्वारा जारी किया गया असाधारण रिट या आदेश, ठीक है, कुल मिला के आदेश या आज्ञा। परमादेश अंग्रेजी कॉमन लॉ में एक प्रमुख लेख है जिसका अर्थ है साधारण कानूनी उपाय अपर्याप्त होने पर, ठीक है, साधारण कानूनी उपाय अपर्याप्त होने पर संप्रभु इकाई द्वारा जारी किया गया असाधारण रिट या आदेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ हम आज्ञा देते हैं, जैसे सरकार को आज्ञा देगी और सुप्रीम कोर्ट कि हम आज्ञा देते हैं कि आप इस काम को करें, तो ये हो जाएगा परमादेश। लेकिन परमादेश का उपयोग भी हर जगह सरकार ने एसपी सुप्रीम कोर्ट करेगी, तभी करेगी जब वो जरूरी समझेगी, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अर्थात यह किसी व्यक्ति या निकाय को सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक उस स्थिति में कर्तव्य पालन का आदेश देता है यदि इन निकायों ने ऐसा कार्य करने से मना कर दिया है जहां उस कर्तव्य के पालन को लागू करने के लिए अन्य पर्याप्त कानूनी उपाय मौजूद नहीं है। यह रिट तब तक जारी नहीं की जा सकती जब तक कि कानूनी कर्तव्य सार्वजनिक प्रकृति का नहीं है और आदेश का कानूनी अधिकार शामिल ना हो। इसका मतलब है, देखो परमादेश का सीधा सीधा मतलब है कि अगर कोई क्षेत्र है जहाँ पे किसी भी प्रकार का की अवहेलना हो रही है कानून की, लेकिन वहाँ पे कानून मौजूद ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट समझता है कि यहाँ पे कुछ कानूनी कार्यवाही करने की ज़रूरत है, तो वो अपने अनुसार परमादेश जारी कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर कानून पहले से है तो उसमें परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, तभी किया जा सकता है जब कानून ना हो, ठीक है। रिट जारी करने का उपाय एक विवेक धीन प्रकृति का विषय है, ठीक है। वही वो मौलिक मतलब क्या बोलते हैं, जो एससी है वो अपने अनुसार विवेक से इसका फैसला करेगी, ठीक है, ठीक है। तो उनके विवेक पर निर्भर करता है, किसके, कोर्ट के, कि क्या ये लागू किया जाना चाहिए, जारी किया जाना चाहिए या नहीं रिट, ठीक है ना, परमादेश वाली। और क्या है, तब भी लागू किया जा सकता है जब कोई न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई सरकार या कोई संस्था अपने कर्तव्यों का पालन पूरी तरह से नहीं कर रही है या अपने अधिकार क्षेत्रों का उपयोग नहीं कर रही है, तो रिट जारी किया जा सकता है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, इसके अलावा किसी व्यक्ति, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडिविजुअल के खिलाफ, रिट जारी नहीं किया जा सकता तब तक कि जब तक वो किसी सरकारी काम में
या किसी ऐसे काम में जो सार्वजनिक हो उसमें मिलीभगत या किसी प्रकार का उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप ना लगाओ। भ्रष्टाचार का आरोप लगाओगा तो फिर बुलाया जा सकता है। एक जरूरी चीज और, अनुच्छेद 361, ठीक है, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को के खिलाफ जब तक वो पद पे रहते हैं तब तक रिट जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। तो अब अनुच्छेद जो 361 है उसके तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति को संरक्षण प्राप्त है किससे? परमादेश से। ठीक है ना, परमादेश रिट जो है उसका उपयोग राज्यपाल या राष्ट्रपति जब तक कार्यकाल में है तब तक उनके खिलाफ नहीं किया जा सकता, या उनके द्वारा किया गया काम जो उनके कार्यकाल में हो रहा है। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति की बात नहीं होगी, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति ने भी काम तब किया हो जब वो राष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, तब हो सकता है, लेकिन अगर वो राष्ट्रपति हैं तो उनके ऊपर या उस समय उन्होंने जो भी किया है, ठीक है, ध्यान रखना, उस समय जो भी उन्होंने किया है उस पर परमादेश जारी नहीं किया जा सकता कि बाद में कर दिए कि आप अब हट चुके हो, तो ऐसा नहीं हो, है ना। अब देखो रिट होती कितने प्रकार की है। ठीक है, तो रिट सबसे पहले कैसे कैसे होगी? रिट जो है वो न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय 226 के तहत जारी कर सकता है। होती कितने प्रकार की हैं देख लेते हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश जो भी हम पढ़ रहे थे, मैंडमस, प्रतिषेध, अधिकार, पेक्षा, ठीक है ना, क्योरो वेरेंटो। इसमें बताओ हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब किसी को आर्टिकल 21 के तहत उसको उसका अधिकार छीना जाता है तो इसका प्रयोग आर्टिकल 32 के तहत या 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकते हैं। वो किस प्रकार से करेंगे? तो जैसे इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है जो भी बंदी है उसे हाजिर किया जाए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि सरकार ने या किसी भी सरकार या किसी दल ने किसी क्या बोलते हैं इंडिविजुअल को पकड़ के जेल में डाल दिया क्योंकि वो उनके खिलाफ कुछ बोल रहा था, तो इस तरह से उसके आर्टिकल 29 का हनन हो रहा है, तो उसके तहत सरकार को ये अधिकार वो आदेश दिया जाएगा कि उसे रिलीज किया जाए या कोर्ट में पेश किया जाए। डायरेक्ट आप जेल में नहीं रख सकते। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश हम देख ही लिए हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में रिट आधिकारिकता में अंतर। क्या क्या अंतर है? सबसे पहली बात, उच्चतम न्यायालय जो है उच्च न्यायालय के खिलाफ कर सकती है। ठीक है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के खिलाफ नहीं कर सकती। मतलब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उच्च न्यायालय के खिलाफ जारी कर सकती है। ओके, ये एक हो गया। और उच्चतम न्यायालय जो है वो पूरे देश में रिट जारी कर सकती है, लेकिन उच्च न्यायालय जो है अपने राज्य तक ही सीमित रहेगी। ध्यान रखना, अपने राज्य के अलावा उच्च न्यायालय कहीं किसी के लिए भी रिट जारी नहीं कर सकती। अगर राज्य का मामला है तो ही कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। दूसरा वाला मैंने बता दिया। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध, हाँ ये भी बता दिया। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी कर सकती है। ठीक है, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी और अलग अलग चीजें हैं तो उसके देख लेते हैं। आरक्षण संबंधी देखो, जरूरी प्रीलिम्स के लिए क्या क्या जरूरी है? आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधान, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के रिट आधिकारिकता में अंतर। ठीक है, वो अभी हम पढ़ चुके हैं क्या है, और रिट अधिकार क्षेत्रता क्या है। ओके, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आरक्षण संबंधी मामले में अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में कहते हुए खारिज कर दिया कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें क्या कहा गया था? याचिका में तमिलनाडु में मेडिकल पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण नहीं देने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी। ठीक है, याचिका में तमिलनाडु के शीर्ष नेताओं द्वारा 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, ठीक है, नीट जिसे कहते हैं, में प्रवेश के लिए
आरक्षित सीटों में 50% सीटें ओबीसी को, सीधे सीधे 50% ओबीसी को दे रहे थे ये लोग, लेकिन इन्होंने क्या, किसने, हायर सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। निर्णय क्या लिया? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में दायर की जा सकती है। ठीक है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के दायरे में ही की जा सकती है, अन्य में नहीं। आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार है ही नहीं, अतः आरक्षण नहीं देना अधिकार मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान करते हुए याचिका वापस लेने को कहा। ठीक है, अगर वो चाहते हैं तो उच्च न्यायालय में याचिका को दायर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद जो 32 है उसके तहत अगर कोई मामला आता है, ठीक है, वो मौलिक अधिकार ही होना चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो हाई कोर्ट का मामला है 226 के तहत, उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है। अगर मामला किसी 226 है ना, अगर किसी कोई मामला दूसरा भी है, मौलिक अधिकार के अलावा भी है, तो वो उसे सुप्रीम हाई कोर्ट उसे खारिज नहीं करेगा, उसे उसकी सुनवाई कर सकता है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 32 के तहत तो ये मौलिक अधिकार है ही नहीं, तो इसको हम खारिज करते हैं, हम नहीं लेते। लेकिन आपको अगर करना है तो आप उच्च न्यायालय में याचिका को दायर कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि इसे वापस ले लो। ठीक है, ठीक है। आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है देख लेते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद, भाग 3 मतलब मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 51 और 15 और 15 और 16, ठीक है, आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या था, 15(4) और 15(4) में SC/ST के लिए आरक्षण था उसमें। ठीक है, पदोन्नति, और इसमें भी कुछ है, 15 में भी कुछ चीज़ें हैं आरक्षण के संबंध में बात की गई है। परंतु न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो इसकी प्रकृति है, किसकी प्रकृति, पदोन्नति में आरक्षण, वो एक मौलिक अधिकार के प्रकृति की है नहीं, तो इसके लिए राज्य बाध्यकारी नहीं है कि वो दे या ना दे। ठीक है, आरक्षण की अवधारणा अनुपातिक, हाँ ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं कब से बता रहा हूँ, इसको शब्दों में कैसे पढ़ना है। आरक्षण की अवधारणा अनुपातिक नहीं बल्कि पर्याप्त, नॉट प्रतिनिधित्व पर आधारित है, अर्थात आरक्षण का लाभ जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध कराने के बजाय पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए है। ठीक है, मतलब जनसंख्या कितनी है, कितने % हो, इसके अनुसार नहीं हुआ होगा। अगर पर्याप्त हैं वहाँ पे लोग जितनी की ज़रूरत है किसी भी पद में, तो वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आरक्षण देना है पदोन्नति में कि नहीं। हाँ, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ये सब आप जानते होंगे। SC जो है 15% है, ST हैं 7.5%, OBC 27%, आरक्षण की बात हो रही है। अब दे दिया गया है EWS 10%, तो टोटल मिला के होता है, टोटल मिला के होता है 59%। हालांकि हमारे संविधान में 50% की इजाज़त है, कहाँ चल रहा है, 59% है। ठीक है, 59% आरक्षण अभी हो गया है। हालांकि हमारे संविधान में इतनी इजाज़त नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने 10% और EWS को दिया है। अब दिया तो दिया है। नेक्स्ट, रेट की व्यवस्था, ये सब हम देख चुके हैं, हम नहीं देखेंगे। ठीक है, 32 के तहत कौन करेगा, ध्यान रखना, 32 के तहत करेगा सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत करेगा उच्च न्यायालय। विरोध करना मौलिक अधिकार, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने भी कुछ चीज़ें कही हैं, तो चलो देख लेते हैं क्या है। यूनाइटेड नेशन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे सवाल आने का चांस ज़्यादा रहता है। इसमें कुछ कहा गया था हमारे चीफ जस्टिस के द्वारा, तो चलो देख लेते हैं क्या कहा गया था। ये वही है रिट जारी करने का।
ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में क्षेत्राधिकार, रिट जारी करने का अधिकार क्या है देख लेते हैं। हाल ही में केरल में एक पत्रकार से संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े, ठीक है, अब बदल चुके हैं, आज जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ बदल चुके हैं, अभी S.A. बोबड़े थे, ठीक है ना। इस समय तक हम ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब इसमें इसके तहत ज़्यादा मामले आते हैं, चलो उसको देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं की भरमार है ना, बहुत ज़्यादा मामले आते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के पास 226 के तहत भी ये रिट जारी करने का आदेश है, लेकिन कम लोग हैं जो ये कर रहे हैं, सीधे सीधे 32 का यूज करते हैं, अनुच्छेद 32 का यूज करते हैं। तो उस पर उन्होंने बात कर रहे हैं कि भरमार लोग अपने मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में संबंधित उच्च न्यायालय के पास जाने के बजाय सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास चले जाते हैं और 226 का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस पर उन्होंने कुछ कहा। अनुच्छेद 25 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये जो है संविधान की आत्मा है, ठीक है ना, इसके बिना संविधान अर्थहीन होगा। चलो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या क्या कहा था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। जैसे किसी के अधिकार का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का, तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। अब ध्यान रखना, उच्च न्यायालय 226 के तहत मौलिक अधिकार के अलावा भी कुछ अगर भी मामले होंगे तो उसमें भी सुनवाई कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता। जब मौलिक अधिकार की बात होगी तभी वहां जा सकते हो। हम कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार ना होकर मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है, ठीक है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये एक उपाय है, इनका मतलब ये है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसने डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है, संविधान की आत्मा, और इसे हृदय कहा था। तो ये सवाल आ सकता है कि किस अनुच्छेद को बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये आपको रखना है क्या ध्यान। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। क्या क्या है आप सब पढ़ चुके हो, एक बार और देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण और ये क्या है, अधिकार परीक्षा। ओके, चलो। संवैधानिक प्रबंधनों के मुताबिक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। इसके अलावा अन्य किसी भी स्थिति में अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति बस करेगा, ठीक है, और कोई नहीं करेगा। अगर राष्ट्रपति को लगता है, और वो भी सिर्फ आपातकाल के समय, ठीक है, अगर आपातकाल का समय है मतलब इमरजेंसी लगी हुई है तो राष्ट्रपति मना कर सकता है। अब राष्ट्रपति क्या मना करेगा, राष्ट्रपति तब मना करेगा जब उसे प्रधानमंत्री कहेगा, सिंपल ये ध्यान रखो। लेकिन उसे कहा यही जाएगा कि राष्ट्रपति ने मना किया है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार तो है, किंतु यह न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है, एक लाइन है बस। यह सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार इस अर्थ में है कि इसके तहत एक पीड़ित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद इतने के तहत भी, मतलब 226 के तहत भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई इसकी शक्ति कम हो गई,
वहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, विशेषाधिकार नहीं है, कहने का मतलब ये है और कुछ नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में कहा है कि जहां अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत प्रदान की जाती है, वहां पीड़ित पक्ष को सर्वप्रथम उच्च न्यायालय के समक्ष ही जाना चाहिए। ज़्यादा भरमार ना हो, इसलिए पहले उच्च न्यायालय ही जाना चाहिए, क्योंकि सारे काम वहाँ भी होते हैं सेम। तो पहले वहाँ जाना चाहिए, उसके बाद आप अगर वहाँ भी नहीं होता तो उच्च न्यायालय आ सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय आ सकते हैं। उससे एक फ़ायदा होगा, मान लो एक अधिकार है एक इंडिविजुअल के पास कि वो 2 जगह से न्याय पाने की उम्मीद रख सकता है। नहीं तो अगर सीधे वहाँ चला गया तो इधर वाला ख़त्म, फिर वो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं कर सकता। अगर सॉरी हाई कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं कर सकता अगर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, तो उसका एक अधिकार वहाँ से कट जाता है। इसलिए पहले 226 का यूज करना ठीक होगा, ये कहना है सर्वोच्च न्यायालय का। वर्ष 1997 में चंद कुमार बनाम भारत संघ, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र के संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। ये वाली ठीक है। वर्ष 1997 में चंद कुमार बनाम भारत संघ, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि रिट जारी करने का आदेश, किस आदेश में कहा? 1997 में चंद कुमार बनाम भारत संघ, बाद में। ठीक है, चंद कुमार कोई होंगे, उनका इन दोनों लोगों का जो भी हुआ होगा, तो उसमें कहा कि रिट जारी करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का मूल ढांचे के अंतर्गत आने वाला अधिकार है। ठीक है, इस व्यवस्था में बृहद तर्क, चलो देख लेते हैं क्या है। क्या है इसमें, कुछ तर्क दिए जाते हैं, उसको देख लेते हैं। कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, अगर कोई कभी क्या करता है, चलो पढ़ लेते हैं, समझ जाओगे। ये बात मैं बता चुका हूँ वैसे। इसमें कहा गया है कि अतीत में कई बार देखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के मामलों में अपने पास स्थानांतरित कर लिया। उच्च न्यायालय का मामला था, सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानांतरित कर लिया। तो जिसके खिलाफ ये चीज़ हुई उसको तो एक तो ये हो गया ना, उसको वहाँ से न्याय मिल सकता था। वो उम्मीद तो ही कर भाई, वो एक तरफ से जा रहा है, पहले सब नीचे, अगर वहाँ न्याय नहीं मिला तो फिर ऊपर जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे अपने पास बुला लिया तो फिर नीचे वाला एक अधिकार उसका चला जाता है, इंडिविजुअल हो या कोई संस्था हो। इस वजह से इसकी एक आलोचना भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे ऐसे नहीं करना चाहिए। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है, कब क्या हुआ था, देखने को मिला जब सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हेतु भूमि उपयोग से जुड़े एक मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय से स्वयं को स्थानांतरित कर लिया, जबकि याचिकाकर्ता की इस तरह हस्तांतरण की मांग नहीं की थी। अच्छा, याचिकाकर्ता जो था वो ये इस चीज़ के लिए नहीं बोला था कि आप सीधे सीधे इसे स्थानांतरित करो, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा किया, उसका अधिकार सीमा। जब मामले इस तरह के स्थानांतरित किया जाता है तो याचिकाकर्ता अपील का अपना एक माध्यम खो देता है। ठीक है, अब वो सीधे सीधे वहाँ चला गया। हाँ ठीक है, वही बात है। संविधान का अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसी प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। यह किसी अन्य उद्देश्य का अर्थ किसी सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से है। ठीक है ना, देखो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो तो सिर्फ किसके लिए कर सकता है, मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में ही रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार और अन्य जो कानून है उसके मामले में भी उसको बदलना है या प्रवर्तन करना है उसका, तो भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय नहीं।
यहाँ यहाँ एक और सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अदर कानून की स्थिति में भी कर सकता है ऐसा, ठीक है ना। जन्म के स्थान पर आरक्षण, ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। जन्म के स्थान पर आरक्षण क्या है, चलो देख लेते हैं। एक केस आया था जोशी बनाम कौन, डीपी जोशी बनाम मध्य भारत मामला। मध्य भारत मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला एरिया, ठीक है, आप मैप में देख लेना। अब तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कहलाता है, पहले मध्य भारत था। जोशी 1955 में ही बना भी है ना, 1955 में ही मध्य प्रदेश का गठन भी किया गया है। अनुच्छेद 16 डीपी जोशी बनाम मध्य प्रदेश मामला 1955 मेंस के लिए क्या है, जन्म के स्थान पर आरक्षण प्रदान करने का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। प्रीलिम्स के लिए इनके बारे में कुछ पूछा जाएगा, 55 में क्या कैसा हुआ था। चलो देख लेते हैं, सब आपको समझ में आ जाएगा। चर्चा में क्यों, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकारी नौकरियों में राज्य के बच्चों के लिए आरक्षित होगी और इसके लिए कानूनी प्रावधान तैयार किए जाएंगे, है ना। फिर क्या हुआ देखते हैं, जन्म के स्थान पर आरक्षण प्रदान करने के विरुद्ध तर्क, क्या तर्क दिया गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में अफसर की समानता को संदर्भित करता है। अफसर की समानता है, लेकिन 16(4)A और 16(4) और 4A कहता है कि SC/ST को आरक्षण दिया जा सकता है। तो इसमें दोनों चीजें हैं, डाली गई हैं, ठीक है। भारत में मतलब कुछ अब बात करके उसको डाल दिया गया है, जिससे भाई कमजोर वर्ग को आरक्षण देना पड़ेगा, तभी तो वो हमारे जो भी मेन स्ट्रीम है उसमें आ पाएंगे। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में अफसर की समानता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता होगी। अफसर की समानता होगी, पॉजिटिव तौर से होगी, अगर कोई व्यक्ति है जो कोई इंडिविजुअल है जो कमजोर है, कमजोर समुदाय है, कोई SC/ST है या OBC है, तो उसे आरक्षण दिया जाएगा। तो ये कोई गलत धारणा में मत लेना, ठीक है। अनुच्छेद 16(2) के अनुसार राज्य में अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या अन्य किसी के आधार पर, इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव या अपात्रता नहीं की जाएगी और भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि एजुकेशन के तौर पर किया जाए कि हमें हाँ ये वाली क्वालिटी चाहिए, तो वो अलग बात है, लेकिन जन्म, लिंग, स्थान के आधार पर अनुच्छेद 16(2) के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अधिवास और निवास के आधार पर आरक्षण का अर्थ भेदभाव होगा, क्योंकि मात्र न्यूनतम प्रस्थान भी एक मेधावी उम्मीदवार को मौलिक अधिकारों से वंचित कर सकता है ना। कोई बाहर का है, उसे इसलिए मतलब कोई एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का है, तो उसे उस तहत आप आरक्षण उसे इस वजह से आप नौकरी में नहीं ले रहे हो, तो ये उसका भेदभाव हो सकता है उसके तहत, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि भारत में कहीं टहलने का अधिकार, भारत में कहीं बसने का अधिकार, भारत में आर्टिकल 19 के तहत वो कहीं रह सकता है, भारत में कहीं भ्रमण कर सकता है या नौकरी पा सकता है, तो वो उसका हाँ उसका हनन होगा, ठीक है। तो लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें इनसे छूट दी गई है, उनके लिए अलग प्रावधान है, तो उनको छोड़ के जैसे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम वगैरह, सिक्किम वगैरह में वहाँ पे थोड़ा अलग रूल चलते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो उनके अलावा, ठीक है, तो भारत में वो कहीं भी बच सकता है, कहीं भी जॉब पा सकता है। तो वो अगर निवास के स्थान पर भेदभाव किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हो, उत्तर प्रदेश के निवासी हो, तो आपको तभी यहाँ पे नौकरी मिलेगी या इतने % लोगों को यहाँ की नौकरी दी जाएगी। तो ये उसके किसी भी भारतीय व्यक्ति के
खिलाफ एक भेदभाव कहलाएगा। तो इस चीज़ को इसमें कहा गया। कुछ इसके फायदे भी हैं, कुछ नुकसान हैं, उस फायदे नुकसान भी देखिए, आएंगे तो हम देख लेंगे। इस तरह से संकीर्णता क्षेत्रीयता को प्रोत्साहित करती है और राष्ट्र की एकता को के लिए खतरा है, ठीक है ना। एक जगह संकेंद्रित ना किया जाए किसी जॉब को, किसी भी हाँ जॉब को ही सबको अवसर की समानता मिले, चाहे वो उसका जन्म कहीं हो, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के पक्ष में तर्क, ठीक है। अब क्या तर्क है, चलो देखते हैं। हाँ यही बात मैं बोल रहा था, जैसे वो वहाँ का है, ठीक है, जैसे कोई उत्तर प्रदेश का है तो वो छुट्टियाँ कम लेगा क्योंकि वहीं का है, वहीं जॉब करता है, छुट्टियाँ कम लेगा। वो सब देखो आगे आता है, देखते हैं। अनुच्छेद 16(3) निवासना की जन्म के स्थान के आधार पर सरकारी नियुक्तियों में प्रावधान करने की अनुमति देता है। प्रायः कुछ राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरी को आरक्षित करने के लिए कानून में मौजूद खामियों का उपयोग करते हैं। इसके लिए वे भाषा या किसी अन्य निश्चित अवधि के लिए राज्य के निवास अध्ययन का प्रमाण जैसे मानदंडों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोलता है तभी उसको पात्र माना जाता है कुछ नौकरियों के लिए। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में सरकारी नौकरियों में केवल वहाँ के ही लोगों को भर्ती किया जाता है, और भी अदर राज्य हैं ऐसा होता है। तो ये सबसे देश की एकता और अखंडता को नुकसान होता है। पश्चिम बंगाल में कुछ पदों के लिए भर्ती की जाती है, ये भी आप सबको पता ही है। 2019 की बात देख लेते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कर्नाटक सरकार ने राज्य में लिपिकों और कारखानों की नौकरियों में निजी नियोक्ताओं को कक्कर लोगों को प्राथमिकता देने के लिए अधिसूचना जारी की। अब इससे नुकसान क्या होगा कि अगर कोई कर्नाटक का नहीं है, ठीक है, तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। और कंपनियों को, जो भी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें स्किल्ड वर्कर चाहिए, ठीक है। और अगर इन्हें ही रख लिया जाएगा सिर्फ इन्हें, तो उन्हें उस तरह के स्किल्ड वर्कर कई बार नहीं मिल पाएंगे लोकल लेवल पे जिस तरह का उन्हें चाहिए। और ये 75% तक देते हैं आरक्षण कई राज्य। तो डी ग्रुप की जॉब में ऐसा नहीं है कि ए ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह की जॉब्स में 75% तक आरक्षण देते हैं, लेकिन उन्हें स्किल वर्कर चाहिए। इस तरह में कंपनियां बाहर जाएंगी तो सरकार का भी नुकसान होगा, और शायद वो देश से भी कई बार निकल जाती हैं, बाहर की कंपनी रहती हैं, तो पूरे देश का नुकसान होता है। इसलिए इसे इम्पोर्टेंट समझा जाता है कि स्किल्ड वर्कर के लिए वो बाहर के लोगों को भी रख सकें, क्योंकि एक जगह हर तरह के वर्कर नहीं मिल पाते, हर तरह की जो भी काम है वो नहीं कर सकता लोग, ठीक है। इस संदर्भ में अक्सर तर्क दिया जाता है कि निवासियों की अधिमान्य उपचार देने से राज्य में सही आवंटन में मदद मिलेगी और लोगों को अपने राज्य की सीमाओं के भीतर काम करने में प्रोत्साहित होगा, ठीक है ना। तो सरकारें ये कहती हैं कि हाँ, यहाँ की जो जनसंख्या है उसको जॉब मिलेगी ज़्यादा, और राज्य के भीतर ही जॉब मिलेगा। इससे वो छुट्टियाँ कम लेंगे, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, और ज़्यादा उत्साहित होंगे वहाँ काम करने के लिए अपने ही राज्य में। इससे पिछड़े राज्यों के महानगरों के लोगों को प्रवास में रोकने में मदद मिलेगी, ठीक है। जैसे कई ऐसे राज्य होते हैं जिनके जहाँ जॉब होती ही नहीं है, तो और या जॉब भी होती है तो बाहर के लोग काम करते हैं, तो वहाँ के लोगों को फिर भी जॉब नहीं मिलती, तो फिर महानगरों की ओर भागते हैं, तो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। तो ये तर्क दिया जा रहा है इसके पक्ष में, ठीक है। अधिवास स्थित और जन्म स्थान के बीच का अंतर अब देख लेते हैं क्या है। अब देखो, अधिवास स्थित और जन्म स्थान में अंतर, क्या अंतर होता है। 1955 में बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। डीपी जोशी बनाम मध्य भारत मामले में 1955 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि अधिवास या निवास स्थान एक प्रवाही अवधारणा है, अर्थात जन्म स्थान के विपरीत या समय समय पर बदल सकती है, ठीक है ना। अधिवास होता है, अधिवास एक प्रवाही है, मतलब बदल सकता है। अधिवास का मतलब हुआ जहाँ वो स्थायी निवास करता है,
स्थायी निवास जरूरी नहीं कि आपका जो जन्म स्थान हो और स्थायी निवास हो सेम हो, है ना। आप हो सकता है किसी गांव में रहते रहे हो, आपका जन्म हुआ हो और आप किसी दूसरे गांव में गए, दूसरे शहर में गए और वहां रहने लगे और वहीं का आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी वगैरह बन गया, आप वहां पे काम करते हैं, वहीं के स्थायी निवासी हो गए। तो ये होता है अधिवास। और जन्म स्थान वो होता है जहाँ आपका जन्म हुआ। समय समय पर बदल सकता है, किंतु जन्म एक निश्चित स्थान होता है, ठीक है। जन्म का स्थान एक निश्चित होता है, वो तो बदलेगा नहीं। अधिवास का अर्थ है किसी व्यक्ति का स्थायी निवास। जन्म स्थान उन आधारों में से एक है जिस पर अधिवास का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। हाँ, एससी का जो निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, कुछ निर्णय सुनाए गए थे, उसको देख लेते हैं, ठीक है। वर्ष 2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी एक भर्ती अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसमें उन महिलाओं के लिए वरीयता निर्धारित की गई थी जो राज्य के मूल निवासी थी, ठीक है। वहाँ कहा गया होगा कि मूल निवासी जो भी हैं सिर्फ उनके लिए है, तो इन्होंने एससी ने रोक लगा दी कि ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी महिला के लिए ये आरक्षित नहीं करना है। ये अधिवास उसका किसी कहीं का हो, वो इस पद के लिए अनिवार्य या वो वरीयता रखती है, ठीक है। तो आप अधिवास के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरा मामला है कैलाश शर्मा बनाम राजस्थान राज्य मामला 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि निवास चाहे राज्य, जिला या किसी अन्य क्षेत्र में हो, अधिमान्य आरक्षण या उपचार का आधार नहीं हो सकता, ठीक है। किसी का निवास आरक्षण का आधार नहीं होगा, वो कहीं भी रहता हो, अगर वो उस पद के लिए वरीयता रखता है, मतलब उसके पास पर्याप्त शिक्षण वगैरह है, तो वो उसे सरकार सिर्फ इस आधार पर कि वो वहाँ का निवासी नहीं है, पद से या परीक्षा देने से या उस पद के लिए अमान्य घोषित नहीं कर सकता। संविधान विशेष रूप से जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। कब कहा गया? पीडी जोशी बनाम मध्य भारत मामले में 1955 में, ठीक है। ये कुछ मामले थे जो संविधान के द्वारा एससी के द्वारा दिए गए थे कि जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आपको तीनों मामले याद होने चाहिए, कम से कम इसमें से एक तो याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी मेंस में पेपर में लिखेंगे तो एक भी कोड करेंगे तो उसके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कम से कम एक तो याद ही रखिए, चाहे तो सबसे पहला वाला, क्योंकि सबसे रिसेंट यही वाला मामला आया था, तो यही वाला याद रखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो है, ठीक है। तो ये वाले वीडियो में अभी हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और आगे क्या पूरा ख़त्म करेंगे। शायद हम लोगों का 3 से 4 वीडियो में ये मौलिक अधिकारों से संबंधित सारे करंट अफेयर जो भी हुआ है एक साल में, वो कवर हो पाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।